हेलो एंड वेलकम ऑल। आज मैं मौली इस राइटर मीट को आगे बढ़ाना चाहती हूँ हमारी राइटर नगमा के साथ। लेकिन नगमा, इसे शुरू करने से पहले मैं आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँ। मोहब्बत में मैं अपने दिल को कुछ यूं डुबाती रहना चाहती हूँ। मोहब्बत में मैं अपने दिल को कुछ यूं डुबाती रहना चाहती हूँ कि नगमा, मैं चाहती हूँ मैं रोज आपकी कहानियां यूं ही पढ़ती रहूं और यूं ही पढ़ते रहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम नगमा, वेलकम हियर विद अस ऑन राइटर्स मीट फ्रॉम पॉकेट नॉवेल। सबसे पहले मैं आपका यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगी, सारा हयात का वेलकम करना चाहूंगी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं अपनी 3 नॉवेल के साथ। और मैं आपसे सबसे पहले आप ही के बारे में कुछ पूछना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे दर्शकों को बता दूं कि नगमा हमारे प्लेटफॉर्म पे 3 नॉवेल लिखती है, जो है मोहब्बत से मोहब्बत और रिवेंज। और तीसरी मैं चाहती हूँ कि नगमा आप खुद हमारे दर्शकों को बताएं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी जो 3rd नॉवेल है उसका नाम पहले क्यों ना मिले हम है, और मैंने इस नॉवेल का टाइटल इसलिए रखा है क्योंकि जो फीमेल लीड है वो मेल लीड से काफी टाइम बाद मिलती है, और इसलिए इस स्टोरी का नाम मतलब मैंने ये सोच के रखा है कि ये दोनों पहले क्यों नहीं मिले, तो इसलिए मैंने इसका टाइटल पहले क्यों ना मिले हम रखा है। मैं इस बात का रीजन तो नहीं जानती क्यों, लेकिन पहले क्यों ना मिले हम, ये मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। और आपकी तीनों नॉवेल के बारे में एक के बाद एक हम आपसे कुछ सवाल करेंगे जो हम जानना चाहते हैं आपकी तरफ से। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी जो पहली 2 नॉवेल है, मोहब्बत से मोहब्बत और पहले क्यों ना मिले हम, दोनों में कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि एक तरफा प्यार का जिक्र है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफा प्यार जो शायद हम में से बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन कभी इस तरह उस कदर जाहिर नहीं कर पाते जिस तरह आपने अपनी नॉवेल में की है। तो बस उसी के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूंगी कि आपने इस एक तरफा मोहब्बत को इतनी खूबसूरती के साथ कैसे बयान कर दिया। एक्चुअली एक तरफा मोहब्बत मैंने इसलिए इसमें डाली है क्योंकि अगर मतलब दोनों तरफ से ही मोहब्बत रहेगी तो फिर स्टोरी का दी एंड बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कहानी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए मैंने इसमें एक तरफा मोहब्बत डाली है। ये शायद वही आंसर था जो मैं सुनना चाहती थी। दूसरा सवाल है मेरा पहले क्यों ना मिले हम के लिए। पहले क्यों ना मिले हम शायद ये बताता है कि हमने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई गलत फैसला जरूर लिया होगा, जो आपकी इस कहानी की नायिका ने लिया था, अपने माँ बाप की मर्जी के बिना शादी कर। और उसके बाद जब उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से हुई तो उस शादी से उसे वो सब मिला जो शायद उसे अपनी पहली शादी से नहीं मिला। तो इसके बारे में आप हमें क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सोचते हैं वो सही ही सोचते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि हाँ पेरेंट्स आपके बारे में सही ही सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, गलतियां जो होती है अगर हमारी किस्मत में लिखी होती है तो वो गलतियां हमारे साथ हो ही जाती है, हमारे साथ बुरा हो ही जाता है, लेकिन जो हमारी किस्मत में होता है वो हमें एक ना एक दिन मिलकर जरूर रहता है। चाहे कुछ हालात ऐसे बुरे फेस करने के बाद ही सही, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ यहाँ पे सारे सवाल पूछने के लिए बेताब है, लेकिन एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे। आपने जो 2 नॉवेल लिखे हैं, मोहब्बत से मोहब्बत और पहले क्यों ना मिले हम, वो है रोमांस बेस्ड, और एक जो आपकी तीसरी नॉवेल है जो आपने अभी अभी लिखना शुरू की है, जो अभी महज 50,000 शब्दों तक पहुंचने वाली है, पहले उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड सेकेंड इज जो आपने रिवेंज पे लिखी है। तो आपने, मैं जानती हूँ कि रोमांस पे हाथ आजमा लिया, आपने रिवेंज सस्पेंस थ्रिलर पे हाथ आजमा लिया, क्या अब आप आगे हॉरर ड्रामा या किसी और जॉनर पे हाथ आजमाना चाहेंगी?
जी, मैंने सोचा तो है कि ये नॉवेल्स मेरी कंप्लीट हो जाए, इसके बाद मैं कुछ मतलब हॉरर टाइप में कुछ मैंने सोचा तो है। बट उसके लिए मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस की नीड है, तो मैं भी रुकी हुई हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं एक दमदार नॉवेल ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच नगमा। मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आप दिल्ली से हैं और अभी डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं। जी मैम। जी। सो आप ये सारी चीज लिखना भी साथ साथ में, फिर आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और आपकी ये डिस्टेंस एजुकेशन वाली पढ़ाई मैनेज जब करती है, तब आपको क्या लगता है कि क्या आप अपनी लिखाई को उतना वक्त दे पाती है, या फिर उसे वक्त देने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं रहता है क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है, तो मैं उसके लिए स्टार्टिंग में बस मैंने ये सोचा था कि मुझे नॉवल मैं कभी-कभी मैं सोचती थी कि मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझसे बोला करते थे कि नगमा तुम अच्छी राइटर बन सकती हो, क्योंकि व्हेन आई वाज़ इन 12th क्लास तो मैंने खुद से एक स्टोरी बनाई थी और मैंने अपने फ्रेंड्स को सुनाई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी विश है कि तुम एक ना एक दिन ज़रूर राइटर बनो। तो कहीं न कहीं मेरे दिल में ये रहता था कि क्या मैं कभी बन सकती हूँ? फिर मैं सोचती थी नहीं, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे पता लगाना पड़ेगा, फिर पब्लिश करो, ये करो, वो करो, तो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है। लेकिन फिर मैं बीच में मतलब मैं का 2 साल से पॉकेट एफएम सुन रही थी। पॉकेट एफएम सुन रही थी, तो उस बीच में क्या है, एक दिन मतलब ऐसे ही मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी सोशल मीडिया पर, तो मुझे मतलब आपका यही ऑफर नज़र आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार ट्राई करके देखूँ। शुरू-शुरू में मतलब मुझे चैप्टर्स डालने में बहुत प्रॉब्लम होती थी पॉकेट नॉवेल पे। फिर उसके बाद मतलब मैंने सोचा कि शुरू-शुरू में तो मतलब मुझे दिक्कत तो हुई थी। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, फिर कमेंट्स वगैरह मैंने देखा, तो मेरा मतलब दिल किया कि हाँ, मुझे लिखना चाहिए और मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और थॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा आते गए। काफ़ी सारी स्टोरीज़ के प्लॉट मैंने रेडी करके रख रखे हैं, बट मैं मेरे पास टाइम नहीं है लिखने का। मैंने बस उनका प्लॉट रेडी करके रख रखा है कि जब मैं अपनी ये सारी नॉवेल्स कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं मतलब अपनी न्यू नॉवेल लिखना शुरू करूँगी। तो मेरा इंटरेस्ट अब बढ़ता जा रहा है नॉवेल लिखने में। दरअसल मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि हमारे साथ हर रोज बहुत राइटर जुड़ते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो ये सोचते हैं कि इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम अपने रेगुलर काम के साथ साथ राइटिंग को भी कंटिन्यू कर सके। और शायद आपके इस जवाब की बदौलत हम उन तक ये संदेश पहुंचा पाए कि चाह है तो राह। थैंक यू नगमा। अब मैं चाहूंगी कि जीनत आपसे कुछ सवाल पूछे। जीनत। थैंक यू मॉडी। हाय नगमा। हेलो मैम। जब हम लिखते हैं तो हमें किसी ना किसी की इंस्पिरेशन चाहिए होती, तो आपका फर्स्ट इंस्पिरेशन कौन है, मतलब जिसे आप देख के इंस्पायर हुई लिखने के लिए? एक्चुअली मेरा इंस्पिरेशन तो फिलहाल अभी तक कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं मतलब शुरू से ही स्टोरीज वगैरह पढ़ती आ रही थी, तो मेरा बस दिल करता था कि मैं भी इन राइटर्स की तरह लिखूं। तो मैं बचपन से तो नहीं, व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, तो मैंने 6th क्लास से मैगजीन्स पढ़ना शुरू किया था। मैं ज़्यादातर जो थी मैं उर्दू नॉवेल्स पढ़ा करती थी शुरू-शुरू में मैगजीन्स में। तो उसमें एक ब्रुक्स चौधरी नाम के राइटर थी, तो मुझे उनकी नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पसंद आती थी और मेरा दिल करता था कि काश मैं भी इनकी तरह लिख पाती। लेकिन आज ऐसा लगता है कि हाँ, शायद मैं उनकी तरह लिख पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा आपका जवाब सुन के। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मतलब आपने जैसे अभी बताया कि आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेशन देते हैं कि आप लिखो। आपका फर्स्ट रीडर आपके फ्रेंड सर्कल्स में तो कौन है? मेरे फ्रेंड सर्कल में से मेरा फर्स्ट रीडर मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम लवली पर्ल है और उसने सबसे पहले मेरी स्टोरी पढ़ी थी। और उन्होंने मतलब अपना क्या रिव्यू दिया था, उसके बाद आपने आगे पब्लिश किया, या फिर मतलब कुछ तो रिव्यू मिला होगा ना उनकी तरफ से आपको? वो मुझे हमेशा मोटिवेट भी करती है, सपोर्ट भी करती है, और मैं अगर कभी डिमोटिवेट होती हूँ तो मुझे हमेशा कहती है कि मतलब कि बुरे वक्त के साथ अच्छा वक्त भी आता है। तो शुरू में मैं मतलब जब मैं नॉवेल लिख रही थी तो मैं थोड़ी डिमोटिवेटेड हो गई थी, तो मैंने बीच में बंद कर दिया था लिखना। बट फिर मेरी फ्रेंड ने कहा नहीं, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, इतनी जल्दी कैसे तुम मतलब छोड़ सकती हो, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ फेस करना है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें अभी रेगुलर रहना चाहिए।
तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैंने फिर दोबारा लिखना शुरू किया और फिर उसको कंटिन्यू करा, क्योंकि मेरे लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल हो रहा था। शुरू में मैंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन फिर जब अब मुझे अपने रीडर्स से भी इतना ज्यादा मोटिवेशन मिला तो मुझे लगता है कि कुछ भी मतलब टफ नहीं है, अगर आप कोशिश करो तो, और फिर हार्ड वर्क करके तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। सही कहा, अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें वो जरूर मिलेगा। तो मैं अभी जानवी से कहूंगी, जानवी आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू ज़ीनत। हाय नगमा। हेलो मैम। अभी जैसे कि आपसे बातें हुई सबकी, तो मेरे माइंड में ना कुछ क्वेश्चंस आए। जैसे अभी जीनत ने पूछा कि आपके फ्रेंड्स आपको काफी सपोर्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स के अलावा आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है आपकी राइटिंग को लेकर, मैं ये जानना चाहती एक्चुअली फैमिली में मैंने अभी तक तो मतलब मेरी फैमिली में किसी को पता नहीं है इस बारे में, क्योंकि मतलब उनको ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरी एक छोटी सिस्टर है, मैं उससे हर बात शेयर करती हूँ, तो वो बोलती है कि चलो जिस दिन तुम बन जाओगी कुछ अच्छी तो मेरे पास आना। तो मैं, लेकिन वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है कि हाँ काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, काफी अच्छा कमेंट आ रहा है। और उसने मतलब मुझे देख करके उसने भी मतलब धीरे धीरे स्टोरी राइटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है, और वो कुछ सेमिनार्स वगैरह अटेंड करती है, मुझसे टिप्स वगैरह ले लेती है, तो हम दोनों एक दूसरे को टिप्स देते लेते रहते हैं। ओके, तो मतलब फैमिली को ना बताने का कोई ऐसा रीजन है कि आपने वो स्ट्रिक्ट है, वो मना करेंगे लिखने के लिए, या आप चाहते हो कि पहले और सक्सेस मिल जाए उसके बाद मैं उनको बताऊं? तो क्या कोई ऐसा रीजन है आपका? यस मैम, एक्चुअली मुझे शुरू से ही मतलब राइटिंग और पोइट्री वगैरह का शौक रहा है। तो एक बार मैंने अपने पेरेंट्स से मतलब शेयर किया था इस बारे में कि मुझे प्लेटफॉर्म पे जाना है, और मैंने पोइट्री लिखी है, बहुत अच्छी पोइट्री लिखी है, और मुझे मतलब वो लोगों को सुनाना है। मतलब मेरे कॉलेज में चल रहा था ऐसी ऑडिशन वगैरह, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया, लेकिन मेरा मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका था तो जाना तो था ही। तो मैंने जिस फ्रेंड के बारे में आपको बताया, लवली बर्ड, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। तो फिर वो मेरी जगह पे गई, उसने स्पेशली पोइट्री बनाई मेरे लिए कि चलो जब नगमा बना सकती है तो मैं क्यों नहीं पोइट्री बना सकती हूँ। फिर वो गई, हालांकि उसे ये सब चीजें आती नहीं थी, बट वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए गए, और उसने कहा कि कोई बात नहीं, कोई सपोर्ट करे ना करे, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्या पता इसमें भी मुझे मना कर दे, तो पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ जाती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। वाओ, मतलब मैं सुनकर ना आई एम स्पीचलेस कि आपके फ्रेंड ने आपके लिए जो वो स्टेप लिया, आपके लिए लिखा, उसको इंटरेस्ट नहीं था। बट मतलब आई होप कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको इस चीज के लिए सपोर्ट करे, जल्दी वो समझें कि आपके अंदर एक टैलेंट है जो आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। अच्छा, आपने अभी मुझे बताया कि आपने बहुत सारे प्लॉट्स तैयार करके रखे हुए हैं स्टोरीज के, तो आप ये कैसे डिसाइड करती हैं कि आप पहले कौन सी कहानी को लिखेंगी? एक्चुअली जो मतलब मेरे हिसाब से जो ज्यादा दमदार होगी और जो ज्यादा मतलब मुझे लगेगा कि हाँ ये स्टोरी बेस्ट है, तो मुझे सबसे पहले मैं उसी स्टोरी को उठाऊंगी लिखने के लिए। तो मैंने मतलब 2-3 स्टोरीज मैंने रेडी कर रखी है, बस उसका प्लॉट मैंने रेडी कर रखा है, और फिर जब ये स्टोरीज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं लिखना शुरू एक के बाद एक। हमें बिल्कुल इंतजार रहेगा। तो आप मतलब ऐसी क्या चीजें हैं जो आप, जैसे आपने कहा कि वो स्टोरी दमदार होनी चाहिए, तो स्टोरी को दमदार क्या चीजें ऐसी बनाती है, लाइक क्या एलिमेंट्स उस स्टोरी में ऐसे होने चाहिए कि आपको लगता है कि हाँ ये सुपर हिट हो जाएगी? एक तो सबसे ज्यादा जो आज की युवा पीढ़ी चाहती है, स्टोरी में रोमांस होना चाहिए। दूसरा इमोशंस, इमोशंस के बिना कुछ भी नहीं है। तो स्टोरी में जितने ज्यादा आपको मतलब स्टोरी में जितने ज्यादा इमोशंस होंगे, स्टोरी आपकी उतनी ही ज्यादा रीडर के हार्ट से अटैच्ड होगी। तो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोमांस और इमोशंस है। और मेरी स्टोरी में आपने देखा भी होगा, सबसे ज्यादा जो है वो छुपे हुए इमोशंस ही आपको मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो आप जब कोई इमोशनल सीन लिखते हैं, लाइक कोई सीन है फॉर एग्जांपल जिसमें आपके कैरेक्टर को, लाइक आप चाहते हो कि जब आपके रीडर्स वो स्टोरी या वो पार्ट स्पेसिफिकली वो पार्ट पढ़ें तो उनको भी मतलब वो आंसू आ जाए, वो फील कर जाए वो स्टोरी को पढ़ते पढ़ते,
तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई इमोशनल सीन था, आपने खुद से लिखा और फिर उसको पढ़ा और आप खुद ही रोने लग गए, ऐसा कभी हुआ है? यस मैम, एक्चुअली मैंने अभी एक स्टोरी का प्लॉट रेडी किया था, वो मतलब मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ उस नॉवेल को, लेकिन वो स्टोरी मेरी अब तक की मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मतलब मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। मैं उस स्टोरी को अभी टाइम नहीं दे पा रही, बट मैं जब लिखना शुरू करूंगी तो आई होप कि रीडर्स के दिल के भी बहुत ज्यादा करीब होगी। एक्चुअली मैंने जब उस स्टोरी का प्लॉट रेडी किया था, एंड में मतलब मैं आपको एंडिंग बता देती हूँ तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ स्टोरी में कुछ है। तो उस स्टोरी का जो मैंने एंडिंग प्लॉट रेडी किया है, उसमें जो लड़की होती है, जो फीमेल लीड है, वो बहुत सारी लाइफ में गलतियां करके सब कुछ अपनी लाइफ में खो चुकी होती है। इवन अपनी जो रियल मोहब्बत होती है, उसका खुद का प्यार, वो तक वो खो देती है। लेकिन उसका जो प्यार होता है, उसने आज तक उसे भुलाया नहीं होता है, लेकिन वो उस लायक नहीं होती है कि वो उसके सामने हिम्मत करके जा सके। एंड जो उसने गुनाह किए हैं, जो भी उसने जिन लोगों का दिल दुखाया है, तो सबके बाद क्या है, किस्मत जो है मतलब कि उसको वो सारी चीजें दिखा रही है, और एंड में क्या है, उस लड़की का मतलब ये है कि सारी चीजें को रियलाइज करके उसी लड़के के सामने अपना दम तोड़ देगी कि मतलब सारी मतलब उसको बहुत कुछ ऐसा फील होगा कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ गलत किया और मैंने अपनी लाइफ के कीमती मोमेंट्स खो दिए, सिर्फ और सिर्फ मतलब शोहरत पैसे के लालच में आकर के मैंने अपनी सच्ची मोहब्बत को खो दिया। वाह, लाइक आपने मेरे को इस तरीके से बताया है ना कि अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी ये सारी नॉवेल कंप्लीट करें और उसको स्टार्ट करें, बिकॉज मैं लिटरली पढ़ना चाहती हूँ कि आपकी नेक्स्ट नॉवेल में क्या आने वाला है। जी, तो आपने थोड़ी देर पहले कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी कि स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट होता है और एक हर चैप्टर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि एक स्मॉल टाइम के लिए होता है। तो आप अपनी स्टोरी में वो जो चैप्टर में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कैसे लेकर आते हैं? बिकॉज आई पर्सनली फील कि वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना। एक्चुअली स्टोरी में जैसे मैंने अब चैप्टर लिखना शुरू किया, अब मुझे स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना है, तो मैं लास्ट की लाइन कुछ ऐसी लिखूंगी कि रीडर्स पढ़ने के लिए ईगरली अवेटेड हो कि अब आगे क्या होने वाला है। तो आपको जो एंडिंग की लास्ट की 4 लाइन होनी चाहिए, उसमें कॉन्फ्लिक्ट जरूर जरूर होना चाहिए, ताकि रीडर्स मतलब बहुत ज्यादा अवेटेड हो पढ़ने के लिए। दैट्स ग्रेट। तो मतलब आपके साथ ये हमेशा वर्क करता है कि आप एंडिंग में कुछ ऐसा लिख देते हैं एंड फिर आप उसको रिवील करने में कितना टाइम लेते हैं? एक्चुअली अगर मैं ज्यादा टाइम लेती हूँ रिवील करने में, तो रीडर्स भी बेचारे बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी बोरिंग स्टोरी पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं 2 से 3 चैप्टर में उसको रिवील मैं कर देती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बोरिंग, क्योंकि मैं एज अ रीडर, मैं खुद रीडर भी हूँ। एज अ रीडर अगर मैं किसी स्टोरी को पढ़ती जाऊँ, लगातार पढ़ती जाऊँ, लेकिन क्या है, अब मैं बोर हो रही हूँ कि अभी तक रिवील नहीं हुआ, अभी तक रिवील नहीं हुआ, तो मैं फिर छोड़ देती हूँ कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है स्टोरी में। तो 2 से 3 चैप्टर में मेरे हिसाब से रिवील हो जाना चाहिए, तो ज्यादा बेटर है। ओके, आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे आगे आने वाले राइटर्स के लिए, इनफैक्ट जो अभी लिख रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि काफी बार रीडर्स की ना ये शिकायत रहती है कि यार इतना ज्यादा लंबा ये सस्पेंस खिंच गया है और हमें अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे पता है यहाँ पर सभी लोग आपसे बात करने के लिए बहुत बेताब है, बट मेरा एक और आपसे सवाल है कि आप इतनी सारी कहानियां लिखती हैं और आपको इनकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? क्योंकि आपकी हर स्टोरी में कुछ ना कुछ अलग है। इंस्पिरेशन एक्चुअली मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैंने रीड करते करते मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है। इवन मैम आप बिलीव नहीं करोगी, कब समटाइम्स ऐसा होता है, मेरे सपने में भी ऐसा आता है कि मैं स्टोरी लिख रही हूँ और मुझे वहां से भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 2-3 स्टोरी के प्लॉट अपने सपने से ही बनाए हैं। तो मुझे मतलब माइंड मेरा वर्क कर जाता है। नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल बिलीव करूंगी, क्योंकि मुझे खुद लिखने का शौक है और कई बार ऐसा होता है कि सपने में कहानियां आ जाती हैं और उससे ही ना फिर होता है कि यार जल्दी से फटाफट लिख लेती हूँ वरना मैं भूल जाऊंगी इसको।
मैं आगे आकांक्षा से चाहूंगी कि वो आपसे आगे बातचीत करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जानवी, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा। तो सबसे पहले वेलकम नगमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 3 नॉवल लिख रहे हो उसके लिए। और कैसा फील कर रहे हो आप पॉकेट एफएम पे आ करके, यहाँ पे स्टोरीज लिख करके कैसा फील कर रहे हो? मुझे अच्छा तो बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मीट है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करके चल रही हूँ। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है नगमा, हम भी आपकी तरह ही हैं। आप भी हमको अपना फ्रेंड ही समझिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है? तो उसमें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि जैसे मैंने पढ़ा था आपके इंट्रोडक्शन में कि आप अभी ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हो, और साथ ही साथ आप बच्चों को ट्यूशन भी देते हो, और इसके अलावा आप 3 नॉवल भी लिख रहे हो। तो इतनी सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हो? एक्चुअली मैं मॉर्निंग और नाइट में तो मैं नॉवेल को टाइम दे देती हूँ, और मेरा 3 से 4 घंटा जो जाता है वो मतलब बच्चों को ट्यूशन देने में जाता है, और इसके अलावा मुझे खुद का भी मतलब बच्चों को पढ़ाने से पहले प्रिपरेशन करनी होती है, तो मैं सिर्फ 1 घंटा मतलब प्रिपरेशन के लिए लेती हूँ, बाकी का टाइम मैं घर के काम वगैरह में देती हूँ। तो मुझे मतलब इतनी ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि रात को वैसे भी दिल्ली में सब बहुत ज्यादा लेट सोते हैं, तो मैं रात को मैनेज कर लेती हूँ, और कुछ जो बचे होते हैं उसको मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ करके कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। ओके, वाह, आपने सही कहा कि टाइम मैनेजमेंट, सही बात है, बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। मेरा सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड ये फर्स्ट क्वेश्चन से, कि जैसे क्या होता है कि जो 3 नॉवल आप लिख रहे हो और डेली अपलोड करना जरूरी होता है हमारे परफॉर्मेंस के लिए भी, क्योंकि व्यूअर्स हमारे, ऑब्वियस सी बात है, वो रीडर्स हमारे वेट करते रहते हैं कि कब आएगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लेट हुआ हो अपलोड करने में, फिर आपके रीडर्स ने आपको मैसेज करना शुरू किया हो, तो आप कैसे टैकल करते हो, चीजें कैसे मैनेज करते हो? जी, ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, क्योंकि मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैंने मतलब 3 नॉवेल मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर आकर के मैसेज कर देते, पहले वो कमेंट में करते हैं, अगर मैं किसी दूसरे चैप्टर का मतलब चैप्टर अपलोड करती हूँ, तो फिर वो दूसरी नॉवेल के चैप्टर की डिमांड करते हैं, तो मैं कहती हूँ चलो रुको 1 घंटा 2 घंटा रुको, मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। तो फिर मैं मतलब उनको एंगेज करती हूँ कि, और मैं उनके लिए स्पेशली नोट भी छोड़ देती हूँ, अगर मैं कभी बाय चांस लेट होती हूँ, तो फिर वो ओके इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं मैम, आप तो बहुत हार्ड वर्क करती हो। तो रीडर्स बहुत अच्छे हैं, और कुछ रीडर्स मुझसे इंस्टाग्राम पे बात भी करते हैं, इवन 1-2 मेरे फ्रेंड भी बन गए हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि रीडर्स आपके फ्रेंड बन गए, क्योंकि एक राइटर के लिए रीडर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि राइटर जो भी होते हैं वो लिखते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारी कहानियां कोई पढ़े, और उनके लिए रीडर बहुत जरूरी है। तो हाँ, रीडर्स तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप जो अपनी स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट आप करते हो, कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास रीडर्स का कोई मैसेज आया हो कि मैम आप अपनी स्टोरी में ये चेंजेस कर दो, या फिर आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट लेकर के आओ, रीडर्स की सजेशन आप मानते हो, उसको अपनी स्टोरी में लेकर के आते हो, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? मैम, एक्चुअली रीडर के जो सजेशंस है वो तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली उनके लिए ही ये नॉवल रेडी की जा रही है। लेकिन मतलब उनके सजेशंस के मुताबिक मैं उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करती हूँ, क्योंकि अगर पूरी बात उनसे ही लेकर के करूँगी तो फिर तो कहेंगे कि हाँ, स्टोरी में कुछ बचा ही नहीं है, मतलब कि कुछ यूनिक भी तो होना चाहिए। तो मैं बस 5% मतलब मैं ऐसा लेकर के चलती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, और फिर उन्हीं के पॉइंट्स से मैं उस स्टोरी को और ज़्यादा दमदार बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि मेरी एक नॉवल पे, लास्ट नॉवल पे एक कमेंट आया था कि मतलब स्टोरी में ली पाएगा मैम, और मतलब जो बाकी स्टोरीज वगैरह है उसकी उसी की तरह मतलब ली पाएगा, मेन लीड लड़की को छोड़ देगा या जो भी है। तो मैंने बस यही सजेशन दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टोरी में सेम ही प्लॉट चल रहा हो, आप वेट करो, आपको कुछ नया ज़रूर मिलेगा। फिर उन्होंने कहा यस मैम, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, लीव हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं।
तो मैंने यही डिसाइड कर रखा है कि मैं इस स्टोरी में बिल्कुल भी लीव नहीं लेकर आऊंगी। तो ये उनका पॉइंट है मेरे लिए कि हाँ, मुझे लीव नहीं लाना है स्टोरी में। बहुत अच्छी बात है। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि समटाइम्स होता है कि अगर हम राइटर हैं, लिख रहे हैं, तो कभी कभी हो जाता है कि हमारे साथ राइटर्स ब्लॉक हम जिसे बोलते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम अपनी ये स्टोरी या ये चैप्टर आगे कैसे बढ़ाएं। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो फिर आपने उसको कैसे मैनेज किया है, आप प्लीज अगर बता दो तो जो हमारे आने वाले राइटर्स हैं, जो नए राइटर्स हैं, उनके लिए बहुत ये हेल्पफुल होगा। उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा जब कभी कभी हाल ऐसा होता है कि चैप्टर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन तो मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ, मोस्टली मुझे सजेशंस मिल ही जाते हैं अपने रीडर्स के थ्रू। तो अगर ऐसा नहीं, मतलब मेरा माइंड नहीं वर्क कर रहा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा नॉवल पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मैं अलग अलग नॉवेल्स को एक्सप्लोर करती हूँ। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत माइंड चलता है कि जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम अच्छा लिख पाएंगे। तो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आप क्या है लिख पाओगे। थैंक यू सो मच नगमा, आपने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए हैं। आई होप कि ये आने वाले जो राइटर्स हैं हमारे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। नाउ अब मैं रघुवीर को मौका देती हूँ, बहुत देर से वो वेट कर रहे हैं। तो आपको यू रघुवीर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आकांक्षा, मैं सच में बहुत देर से वेट कर रहा था। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। दूसरा ये कि मैंने आपकी एक नोवेल पढ़ी, मोहब्बत से मोहब्बत, तो मुझे फिर अचानक से एक आया कि कुछ तो नशा होगा तेरी कहानियों में, यूं ही नहीं हर कोई खिंचा चला आता है। तो आपने बहुत अच्छा लिखा है तीनों नोवेल। अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। तो सबसे पहले ये है कि आप 3 नोवेल लिख रही हो, तो जो कैरेक्टर हैं वो तीनों के अलग अलग हैं उसमें। तो इतने सारे कैरेक्टर आप कैसे एग्जैक्ट याद रखते हो कि मैं अगर इस कहानी में लिख रही हूँ तो ये वाला कैरेक्टर है? मतलब कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा मेरे को दर्शकों को बताओ थोड़ा कैरेक्टर के। एक्चुअली सर, जी कैरेक्टर्स से स्टोरी लिखने से पहले प्लॉट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपका प्लॉट अगर रेडी है तो फिर आपको मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्या है, मैं नोटपैड यूज करती हूँ। तो मैं हर स्टोरी का क्या है कैरेक्टर्स वगैरह नेम लिख लेती हूँ, फीमेल लीड, मेल लीड, और जो अदर लीड्स वगैरह उनके मैं नाम लिख लेती हूँ। और जो मेरी जो स्टोरी की जो स्टार्टिंग है मैंने वो लिख लिया है कि इसमें क्या क्या कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, मैंने वो भी रेडी कर रखा है। और मतलब कि स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, एंडिंग क्या है। तो इससे हमें क्या है माइंड, मतलब हमारा मतलब कि क्या है, ये हमारे माइंड में रहता है कि मुझे स्टोरी को इस ट्रैक पर लेकर के जाना है। और बाकी के जो बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेरे माइंड के थॉट्स हैं। तो मैंने मतलब ये है कि 800 900 मतलब 1000 अराउंड में मैंने मतलब स्टोरी का, हर स्टोरी का प्लॉट रेडी कर रखा है। और हर एक स्टोरी का मतलब मैंने इलेबोरेट करके उनके मतलब कैरेक्टर्स वगैरह सब कुछ डाल रखे हैं। तो मुझे इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर मुझे ऐसा होता है कि मैं स्टोरी भूल गई हूँ या जो भी, तो मैं उसका लास्ट चैप्टर पढ़ती हूँ और फिर मुझे नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करने में इजी रहता है। ओके, तो नए राइटरों के लिए ये हो सकता है कि आप पहले प्लॉट वगैरह अपना तैयार करो, फिर उसमें लिखना स्टार्ट करो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप टाइम कैसे मैनेजमेंट करती हैं? जैसे अगर कोई राइटर है वो लिखना चाहता है और वो टाइम, जैसे वो स्कूल भी है, जैसे आपने कहा उसमें आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में, और उसके बाद फिर आप नोवेल लिखना, फिर घर के सारे काम करना और फिर कॉलेज वगैरह देखना, तो कैसे आप नए राइटर को बताना चाहेंगे कैसे टाइम मैनेजमेंट करें? एक तो सबसे पहले आप जल्दी उठो सुबह, तभी आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लेट उठोगे तो आपके एक भी काम टाइम पर नहीं होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जल्दी उठो और आप में मतलब कि इस चीज को लेकर के डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे आज की डेट में मुझे अपना सारा काम कंप्लीट करना है। तो मतलब तेजी में ये माइंड में रखूं कि हाँ मेरे रीडर्स मेरा वेट कर रहे हैं, तो मुझे अपना सारा काम कंप्लीट करना है। और फिर उसके बाद मुझे एक दमदार चैप्टर उनके लिए रेडी करना है, क्योंकि वो भी तो हमारा काफी टाइम से वेट करते हैं। तो हमें भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मान लो कोई कहता है ना कि अगर हम कुछ लिखने जाते हैं तो हमारा मतलब जो अनुभव होता है उस लिखने में वो बहुत मतलब मायने रखता है अगर हम कुछ भी लिखते हैं। तो ऐसा कुछ है अनुभव जिससे आप इस सारी तीनों नोवेल लिख रही हैं? जी मायने रखता है।
और मतलब आप जो नरेशन आप जितना ज्यादा मतलब इमोशन के साथ लिखते हैं, आप राइटर को उतनी ज्यादा क्या है अटैचमेंट रहती है। तो नरेशन, स्टोरी का जो नरेशन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि मतलब आप इस तरह से उसको नरेट करो कि मतलब क्या है कि उनके सामने क्या है पूरी इमेज आ जाए उस स्टोरी की। तो आपका नरेशन इस तरह का होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सेकंड थिंग ये कि जैसे आप दिल्ली में हैं और आप दिल्ली से ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो आपका बचपन के बारे में कुछ बताना, कुछ इंटरेस्टिंग बात बचपन की, अपने बचपन कैसे बीता आपका? मेरा बचपन काफी अच्छा बीता है। और मतलब इससे पहले मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती थी, मैं अपनी कजन के साथ रहती थी। और मतलब स्कूल में भी मतलब मेरा काफी अच्छा वो रहा है शुरू से लेकर के। मतलब मैं 5th क्लास तक मैंने क्लासेस में मतलब टॉप किया है। उसके बाद मतलब मेरा मतलब पढ़ाई की तरफ से थोड़ा ध्यान हट गया। तो लेकिन बट ये था कि मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ उसके बाद से, ना मैं मतलब बहुत ज्यादा ऊपर की हूँ या मतलब बॉटम स्टूडेंट्स में आती हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। उसके बाद से फिर मैंने 9th क्लास में मैंने शुरू मतलब मैं ये देखती थी कि मैं वीक हो रही हूँ काफी। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। इससे ये था कि मतलब मैं हर तरह के बच्चों को ट्यूशन देती थी। मैंने अलग अलग तरह की बुक्स एक्सप्लोर करी, जिससे क्या है मतलब मेरी जो नॉलेज थी वो काफी ज्यादा गेन हो गई। और जो ट्यूशन के साथ साथ मुझे मैगजीन्स नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। तो मैं काम करने के साथ साथ मतलब फिर मैं 3 साल से मे बी मैं पॉकेट FM यूज कर रही होंगी। तो मैं बहुत ज्यादा काम वगैरह में मैं बिजी रहती हूँ, कई बार ऐसा होता है। तो मैंने सोचा कि स्टोरी है और वो भी ऑडियो बुक है तो कुछ बुरा नहीं है। तो मैं अपना काम मतलब ऑडियो बुक सुन करके पूरा करती रही। इस तरीके से मतलब मुझे इन्हीं 2 चीजों में इंटरेस्ट है, एक मेरा नॉवेल, दूसरा मेरे स्टूडेंट्स। क्योंकि इन दोनों से ही मुझे जो मेरी लाइफ का जो भी है मतलब ये कह लो मुझे जो सक्सेस मिली है इन 2 चीजों से ही मिली है। मेरे लिए 2 चीजें इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, और भी सक्सेस मिलेगी, ये तो अभी स्टार्ट है, जस्ट आपका। अभी आपने पहले कुछ कहा था कि आप बहुत नर्वस हो, नर्वस बिल्कुल फील मत करो, ये एक स्टार्ट है। अभी तो आपको बड़े बड़े स्टेज पे जाके हमारे यहाँ पे इंटरव्यू तो कई बार आना है भी आपको, हमारे प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू देने, ऐसे आप नोवेल लिखेंगे। दूसरी चीज ये है कि जैसा कि आपने अभी अपनी पूरी जर्नी के बारे में सब कुछ बताया, मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पॉकेट नोवेल के साथ अभी तक, कैसा एक्सपीरियंस है आपको? शुरू में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, बट अब मुझे मतलब कि इतने सारे रीडर्स हैं जो मुझे इतना ज्यादा प्यार देते हैं, तो मुझे अब कोई शिकायत नहीं है। काफी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं तो कभी मैं ये सोचती हूँ कि मैं मतलब ट्यूशन वगैरह पढ़ाना छोड़ दूँ और मेरा अपना फुल टाइम मतलब मैं नॉवेल को ही दूँ। तो मैंने ऐसा सोच भी रखा है इन फ्यूचर, मैं आगे चल करके जब मेरी स्टडीज वगैरह कंप्लीट हो जाएगी तो मैं अपने आप को मतलब एज अ राइटर ही मैं मतलब अब मैं वो करना चाहती हूँ। ओके। तो नए राइटरों के लिए कोई टिप्स आप देना चाहो अपनी तरफ से? नए राइटर्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं तो प्लीज रीड करना मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप सिर्फ लिखने में रहेंगे तो आपकी स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छी रिस्पॉन्स नहीं जाएगा आपकी स्टोरी को। तो आप जितना लिखते हैं उससे कहीं ज्यादा आप एक्सप्लोर कीजिए, रीड कीजिए। अगर आप 1 घंटा लिखते हैं तो आप 2 घंटा बुक्स रीड करिए। इससे क्या है आप जो है काफी यूजफुल बनेंगे और क्या है आपका जो माइंड है वो काफी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म की बुक्स पढ़ें। मेरे हिसाब से आप अलग अलग प्लेटफॉर्म की बुक्स पढ़ें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वैसे भी। तो मेरे हिसाब से तो मैं जो पढ़ती हूँ मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की बुक्स यूज करती हूँ रीड करने के लिए। उससे क्या है मुझे अलग अलग तरह के आइडियाज आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्टोरीज को कॉपी करिए, वो सिर्फ आपके लिए ये है कि मतलब एक हिंट मिल जाता है आपको। आप किसी की स्टोरी कॉपी नहीं कर सकते हैं, वो लिखना तो आपको अपनी ही स्टोरी है। बट हिंट के लिए क्या है आप नई नई बुक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज, स्टोरी लिखने से पहले कैरेक्टर का प्लॉट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए
ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैरेक्टर को ही देख करके क्या है, रीडर्स क्या है पढ़ने के लिए एंगेज होते हैं, और मतलब उनको उनका इंटरेस्ट जगता है कि हाँ कैरेक्टर, तो आपका कैरेक्टर सबसे ज्यादा बोल्ड होना चाहिए स्टोरी में, जो सबसे मेन चीज है मेरे हिसाब से। और स्टोरी लिखने से पहले आप स्टोरी का प्लॉट रेडी रखें, इससे क्या है आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि मतलब कि हाँ मुझे अपनी स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग ये रखनी है। और आपका जो वर्ड काउंट है, वर्ड काउंट भी आप ये रखिए कि हाँ मुझे इतने अराउंड वर्ड में मेरी नॉवेल कंप्लीट करनी है। मेरे हिसाब से ये सारी एलिमेंट्स हैं एक गुड राइटर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बातें करके तो मतलब बहुत मजा आ रहा है, सीन करने का मन नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये कहूंगा कि किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नगमा, मैं आपसे एक शायद आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। हम जब भी कोई नॉवेल पढ़ते हैं या फिर मूवी देखते हैं, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि उसमें एक साथ बहुत सारी चीजें हमें मिल जाए, और तभी वो हमें सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगती है। जैसे खाने में अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे रस होते हैं, मीठा, खट्टा, तीखा। कुछ नॉवेल भी हमारी ऐसी ही होती है जिसमें कभी हंसी होती है, कभी कोई सीरियस ड्रामा होता है, कभी कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे दो लोगों के बीच, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ दो सीन के बीच कुछ तनातनी हो जाती है, थोड़ा सा तीखा सा एक माहौल। तो क्या आप अपनी नॉवेल में इन सबको एक साथ जुटा पाती है, और अगर हाँ तो आप क्या क्या करती है उन सब रस को एक साथ मिलाकर एक सबसे बेस्ट डिश बनाने की? जी यस मैम, वो तो कैरेक्टर पे डिपेंड करता है आपके, मतलब मेरे हिसाब से तो इस स्टोरी में हर तरह के कैरेक्टर्स होना चाहिए, फनी कैरेक्टर भी होना चाहिए, सीरियस कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो अगर आपका कैरेक्टर जितना मतलब कि इन सारे इमोशंस वाले मतलब ये सारे इमोशंस जैसे फनी हो गया, सीरियस हो गया, रोमांटिक हो गया, तो क्या है हर मूड पे क्या है आप मतलब हर तरह का वो एंजॉय कर सकते हैं। मतलब सिचुएशंस हर तरह की आ सकती है, मैं ये कह सकती हूँ, कैरेक्टर पे डिपेंड करता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद अपना हमें समय देने के लिए, और इतना सारी ज्ञान बातें बताने के लिए, और नए राइटरों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए। थैंक यू सो मच कमिंग, आने के लिए धन्यवाद आपका। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा रहा, कैसा लगा आपको। धन्यवाद।